नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। भारत की प्रमुख नदियां, उनका अपवाह तंत्र और हमारे अंतर्देशीय जलमार्ग। हम देखेंगे कि कैसे सदियों से बहने वाली ये प्राकृतिक जलधाराएं आज देश की आधुनिक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा बन रही हैं। ये सिर्फ भूगोल नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य की एक बहुत बड़ी तस्वीर है। तो इस पूरी चर्चा को हम कुछ ऐसे समझेंगे। सबसे पहले अपवाह तंत्र का एक छोटा सा परिचय, फिर हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना, उसके बाद अंतर्देशीय जलमार्गों का एक बिल्कुल नया रूप और आखिर में जलमार्गों का विकास और भविष्य। चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले अपनी नींव पक्की करते हैं और अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम के बुनियादी भूगोल को समझते हैं। जरा भारत के जल नेटवर्क के इस विशाल पैमाने के बारे में सोचिए। यह सचमुच हैरान कर देने वाला है। हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर दक्षिण के पठारों तक ये प्राकृतिक ढांचा उपमहाद्वीप के हर कोने में एक जटिल जाल की तरह फैला हुआ है। यही वो तंत्र है जो असल में हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन को चला रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ये अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है। देखिए, एक नदी तंत्र सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं है। ये निश्चित रास्तों से बहने वाला पानी है, जिसे लाखों सालों के भूवैज्ञानिक बदलावों, चट्टानों की बनावट और जमीन के ढलान ने आकार दिया है, एकदम प्रकृति की अपनी इंजीनियरिंग की तरह। इस विशाल नेटवर्क को बेहतर ढंग से समझने के लिए अब हम नदियों को दो मुख्य हिस्सों में बांटकर देखते हैं, हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियां। अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें सामने आती हैं। एक तरफ हिमालय की नदियां हैं जो उम्र में अभी युवा हैं और इनमें साल भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें बर्फ के पिघलने और बारिश दोनों से पानी मिलता है। इसके उलट दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदियां काफ़ी पुरानी हैं और ये पूरी तरह से मौसम यानी मानसूनी बारिश पर निर्भर करती हैं। इस एक बुनियादी अंतर की वजह से इन नदियों के इस्तेमाल का तरीका भी पूरी तरह से बदल जाता है। उत्तर भारत की बात करें तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियां यहाँ का मुख्य आधार हैं। गंगा भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है, जिस पर लाखों लोगों की जिंदगी टिकी है। वहीं ब्रह्मपुत्र अपने आपस में गुंथे हुए रास्तों यानी ब्रेडेड चैनल्स के लिए जानी जाती है। और क्या ये बात चौंकाने वाली नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली इसी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बसा हुआ है। थोड़ा दक्षिण की तरफ चलें तो नज़ारा बिल्कुल अलग है। यहाँ गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियां हैं जो पूरब की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले बड़े बड़े और उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। दूसरी तरफ नर्मदा और तापी जैसी नदियां हैं जिनका रुख पश्चिम की ओर है। ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि दरार घाटियों या रिफ्ट वैली से होकर सीधा अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। अब यहाँ सोचने वाली एक बहुत ही अहम बात है। अभी तक तो हमने इन नदियों को सिर्फ प्राकृतिक संरचनाओं की तरह देखा, लेकिन ये प्राकृतिक जलधाराएं आने वाले कल के आर्थिक राजमार्ग यानी हाईवे कैसे बन रही हैं। दरअसल अब हमारा नजरिया बदल रहा है। नदियां अब सिर्फ कुदरत का तोहफा नहीं, बल्कि हमारी एक बहुत बड़ी आर्थिक संपत्ति बन चुकी हैं। और इसी के साथ हम आते हैं इस चर्चा के तीसरे और सबसे रोमांचक पहलू पर, अंतर्देशीय जलमार्गों का एक बिल्कुल नया आर्थिक रूप। इन अंतर्देशीय जलमार्गों या इनलैंड वाटरवेज को विकसित करने का कारण बहुत ही सीधा और तार्किक है। सबसे पहली बात, यह माल ढुलाई का सबसे सस्ता तरीका है। इसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है, मतलब पर्यावरण को नुकसान कम होता है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का झंझट 9 के बराबर है, और सबसे बड़ी बात, ये हमारे सड़कों और रेलवे पर जो बेतहाशा दबाव है उसे बहुत हद तक कम कर सकता है। माल ढुलाई और पर्यटन, ये दोनों आर्थिक इंजन अब इन जलमार्गों पर एक साथ दौड़ रहे हैं। एक तरफ MV बेकी जैसे भारी कमर्शियल कार्गो जहाज हैं जो लॉजिस्टिक्स का पूरा खेल बदल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गंगा विलास जैसे शानदार क्रूज ये साबित कर रहे हैं कि हमारे जलमार्ग पर्यटन के क्षेत्र में भी एक अभूतपूर्व क्रांति ला रहे हैं। इस बदलाव का पैमाना समझना हो तो बस एक संख्या पर गौर कीजिए, 111। साल 2016 के राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम के तहत पूरे देश में 111 विशिष्ट मार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विजन है। और इस नेटवर्क की कुल लंबाई सुनेंगे तो शायद और भी हैरानी होगी, 20,187 किलोमीटर। जी हां, 24 से ज्यादा राज्यों में फैला हुआ इतना लंबा नेटवर्क। और सबसे अच्छी खबर यह है कि इनमें से 32 जलमार्ग तो आज की तारीख में पूरी तरह से काम भी करने लगे हैं। अगर लगे कि क्या ये बातें सिर्फ कागजों तक सीमित हैं, तो बिल्कुल नहीं।
वित्तीय वर्ष 24-25 में हमारे राष्ट्रीय जलमार्गों पर माल ढुलाई 145.84 मिलियन मीट्रिक टन के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच गई। ये एक बहुत ही स्पष्ट संकेत है कि पानी के रास्तों पर जो दाव लगाया गया था, उसके ठोस और बड़े नतीजे अब जमीन पर दिखने लगे हैं। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी पड़ाव की तरफ और बात करते हैं जल मार्गों के विकास और भविष्य के इस ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। किसी भी साधारण नदी को एक सुरक्षित और कमर्शियल जलमार्ग में बदलने के लिए 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहला, एक नेविगेशनल फेयरवे, यानी नदी में जहाज़ों के चलने लायक पर्याप्त गहराई और चौड़ाई हो। दूसरा, सामान लादने और उतारने के लिए मजबूत कार्गो टर्मिनल। और तीसरा, नेविगेशनल एड्स, मतलब ऐसे दिशा सूचक उपकरण जो रात में भी जहाज़ों को सही और सुरक्षित रास्ता दिखा सकें। अगर हम दुनिया के विकसित देशों से तुलना करें तो भारत के कुल ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक्स में जलमार्गों की हिस्सेदारी अभी सिर्फ 2% है। ये सच में काफ़ी कम है, लेकिन मैरीटाइम अमृतकाल विजन के तहत इसे सुधारने का एक बड़ा लक्ष्य तय किया गया है। इसे बढ़ाकर 5% से ऊपर ले जाने का विजन। ये रसद और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में पूरी तरह से एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। नीतियों का ये सफ़र बड़ा दिलचस्प रहा है। 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IWAI बना, फिर 2016 में वो ऐतिहासिक अधिनियम पास हुआ और अब हमारी नज़रें भविष्य पर टिकी हैं। 2030 तक 200 मिलियन मीट्रिक टन और 2047 तक 500 मिलियन मीट्रिक टन माल ढुलाई का विशाल लक्ष्य। ये एक सोची समझी और लंबी यात्रा है। इस पूरी चर्चा का सार IWI की एक रिपोर्ट की इस लाइन में छिपा है। भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग देश की जीवन रेखा बनने की दिशा में अग्रसर हैं। जरा सोचिए, प्राकृतिक भूगोल का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन जाना। ये नदियां अब केवल नक्शे पर खींची हुई नीली रेखाएं नहीं हैं, ये विकास की नई धमनियां बन चुकी हैं। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा सवाल जो हमें जरूर सोचना चाहिए। जैसे जैसे देश अपनी इन प्राचीन और पवित्र नदियों को आधुनिक ब्लू हाईवे में बदल रहा है, प्रकृति के संरक्षण और आर्थिक प्रगति के बीच का ये नाजुक संतुलन आने वाले कल में हमारे आर्थिक भूगोल को किस तरह से आकार देगा, ये वाकई में सोचने वाली बात है। आज की इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।